हाँ बेटा, we were studying about the breathing and exchange of gases, the second chapter of human physiology of 11th class, and last topic we have studied was the mechanism of breathing. और mechanism of breathing जो है वो हम कल स्टडी कर चुके थे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई our lungs are present in a airtight chest cavity और thoracic cavity. chest cavity और thoracic cavity कैसी है? airtight. airtight का मतलब क्या है बेटा कि जो ये lungs की वाल है, जो lungs are surrounded by the pleural membrane. outer pleural membrane is tightly attached to the wall of thoracic cavity. जो thoracic cavity की वॉल है उसके साथ टाइटली अटैच है, मीन इनके बीच में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर टाइट है ये. इसी प्रकार नीचे डायफ्राम के साथ भी ये ऐसे ही अटैच है. ठीक है, मीन्स इनके बीच में वैक्यूम है यहाँ पे. ठीक, अब जो है ये क्लोजली अटैच है, एयर टाइट कैविटी में प्रेजेंट है. दीज आर प्रोटेक्टेड, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई रिब्स. रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे. 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होंगे. इन 12 पेयर ऑफ रिब्स के अंदर अगर हम देखें तो इन रिब्स के बीच में, इन बिटवीन द रिब्स देयर आर मसल्स प्रेजेंट कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. तो पूछ लिया जाए आपसे व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल, तो इंटरकोस्टल मसल आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स. जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. कि हमारी जो रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, इन पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं दैट आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. अब ये इंटरकोस्टल मसल भी दो टाइप की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मसल, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल या फिर EIC मसल. हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे EIC मसल. एक्सटर्नल मींस रिब्स के बीच में जो बाहर की तरफ आउटर साइड पे प्रेजेंट हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. और जो इनर साइड पे प्रेजेंट हैं, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. अंदर की तरफ जो होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल या फिर IIC मसल. ये है बेटा डायाफ्राम. क्या बेटा? डायाफ्राम. ठीक है. इंस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है बेटा. एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरी होती है बेटा डायाफ्राम मसल. जो डायाफ्राम मसल हैं ये दोनों क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. डायाफ्राम मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी सिकुड़ेगी. दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इनकी शेप चेंज हो जाएगी. ये डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा और डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड. ठीक है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा. इसी प्रकार एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दे पुल रिब केज आउटवर्ड, और रिब केज को क्या करेंगी? ये आउटवर्ड मूव करेंगी. रिब केज और डायफ्राम मसल दोनों आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे. रिब केज डाउनवर्ड एंड एक्सटर्नल रिब केज आउटवर्ड एंड डायफ्राम डाउनवर्ड.
इनकी मूवमेंट से थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक बेटा, तो इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, देन एयर एंटर्स इनटू लंग्स, तब एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक बेटा, सेकंड है नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान भी दोनों प्रकार की मसल काम करेंगी, सेम यही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम। लेकिन अब केस क्या होगा, इनकी एक्टिविटी उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे भाई इंस्पायरेशन के दौरान तो डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होके डायाफ्राम ने डाउनवर्ड मूवमेंट की थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने रिब केज को आउटवर्ड पुल किया था कॉन्ट्रैक्ट होके। कॉन्ट्रैक्शन से जैसे हमने सांस लिया तो रिब केज आउटवर्ड मूवमेंट किया, डायाफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट किया। अब मसल ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब मसल जो है वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगे, तो रिब केज और डायाफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे। डायाफ्राम की नॉर्मल शेप क्या है, डोम शेप, तो डायाफ्राम अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, और रिब केज जो है वो इनवर्ड मूवमेंट करेगा। रिब केज इनवर्ड मूवमेंट करेगा तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और जब लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तब एयर जो है वो क्या कर जाएगी, आउट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या करेंगे, रिलैक्स, और डायफ्राम मसल भी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, और एयर जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट। वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। प्रेशर किसमें, लंग्स के अंदर। ये बात आई समझ में बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हाँ, यहां पे एक चीज और याद रखना बेटा, इंस्पायरेशन के दौरान तो मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। ठीक है, सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिक्वायर एनर्जी, so normal inspiration is called active process, while in normal expiration the external intercostal muscle and diaphragm muscles relaxes, वो relax होंगी, and for the relaxation of muscles energy is not required, so expiration, normal expiration is a passive process। ये कैसी है, passive process है। लेकिन अगर बात करें किसकी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें भी दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होंगी। एक तो होगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड दूसरी है एब्डोमिनल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी ये भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बेटा। जो अंदर की तरफ है ना, जब
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल करे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिब केज को इनवर्ड पुल करेंगी, अंदर की तरफ खींचेंगी। ठीक है, अंदर की तरफ खींचेंगी तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ लंग क्या होगा, डिक्रीज। ठीक बेटा। और जो एब्डोमिनल मसल है, यानी जो हमारे पेट की जो मसल है, जो ये एब्डोमिनल मसल है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारे एब्डोमिनल रीजन की जो मसल्स हैं ये भी हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, रिब जो एब्डोमेन है ये भी अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब एब्डोमिनल मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो एब्डोमेन के अंदर जो कंटेंट है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या फिर लीवर है, स्टोमक है, उनके ऊपर कंप्रेशर आएगा, उनको कंप्रेस करेगा तो दे पुट प्रेशर ऑन डायफ्राम। वो नीचे से डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेंगे। डायफ्राम फिर क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एब्डोमिनल मसल भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इससे भी वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। दैट मीन दे रिक्वायर एनर्जी, इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी। सो इट इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसी है, पैसिव प्रोसेस है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन एज पैसिव प्रोसेस। ठीक बेटा। अब बात करते हैं कि भाई इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ हम एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले अगर बात करें तो टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ एयर होल्ड और expel by lungs under different conditions। कि अलग अलग कंडीशंस में, जैसे इंस्पायरेशन के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, या कितना लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उन सभी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। मींस अलग अलग कंडीशंस में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर होता है, कितना हम एक्सपेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब इसमें सबसे पहले आएगा टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे टाइड का मतलब होता है लहर। ठीक है, कि भाई कोई चीज आई, लेयर वाटर लेवल इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। इसी दौरान ब्रीथिंग के दौरान भी हम एयर को वी टेक इन टू लंग्स, हम लंग्स के अंदर एयर को लेंगे और फिर उसे एक्सहेल कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी एयर को लेना और छोड़ना, इस दौरान हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिन्यू कर लेते हैं लंग्स में, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर renewed
इन लंग्स पर ब्रीथ, कि एक सांस के दौरान यानी ड्यूरिंग वन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम लेते हैं और छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और एक ब्रीथ में कितनी एयर को हम रिन्यू कर लेते हैं लंग्स में, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट्स वैल्यू इज 500 ml। ठीक है, नॉर्मली a person take air average 6,000 to 8,000 ml, 6,000 ml से 8,000 ml बेटा। सेकंड है IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहता है बेटा, देखो रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित, जो रिजर्व रह जाता है। मींस नॉर्मल हमने इंस्पायरेशन नॉर्मली जितनी एयर यानी 500 ml एयर टाइडल वॉल्यूम के दौरान जो हम लेते हैं इनहेल कर ली, लेकिन क्या इसके बाद मैं और इनहेल कर सकता हूं एयर को, हाँ। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू लंग्स बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल करता हूं या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनहेल करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स द एक्स्ट्रा वॉल्यूम of air can be inhaled by forceful inspiration after a normal inspiration। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2500 ml to 3000 ml। यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम मैं इनहेल कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स the extra volume of air exhaled by forceful expiration after a नॉर्मल एक्सपायरेशन। हाँ बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम की जो एयर है वो हमने रिलीज कर दी, उसके बाद फोर्सफुली जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर मैं एक्सपेल कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1000 ml to 1100 ml। नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस हुआ है।
रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है बेटा? हाँ बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर remain into lungs even after a forceful expiration। कि फोर्सफुली जितनी एयर हम लंग से निकाल सकते हैं, ये निकालने के बाद भी जितनी अमाउंट ऑफ एयर या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये क्यों रहता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ बेटा देखो, अगर सारी एयर लंग्स के अंदर से बाहर निकल गई तो लंग्स में क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। और लंग्स में वैक्यूम अगर क्रिएट हो जाएगा तो लंग्स की वाल जो होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी? स्टिक हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगे, यानी लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और एल्वियोली कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी डाल के उसे पीछे से पकड़ के एकदम से सारा पानी निकाल देंगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जो बैलून है, बैलून की दोनों से आपस में चिपक जाएंगी, उन्हें सेपरेट करना फिर आसान नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे लंग्स में भी हो जाता है बेटा। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसकी वैल्यू कितनी है? 1100 ml to 1200 ml। ठीक है बेटा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रिवेंट लंग्स एंड alveoli from collapsing। कि एल्वियोली और लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा। और इट प्रिवेंट द वैक्यूम फॉर्मेशन इन लंग्स और एल्वियोली, एल्वियोली और लंग्स में वैक्यूम फॉर्म नहीं होने देगा। ठीक बेटा, वैक्यूम अगर वैक्यूम का फॉर्मेशन नहीं होगा, वैक्यूम फॉर्म नहीं होगा तो ये कोलैप्स नहीं होंगी, दोनों वाल आपस में स्टिक नहीं होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अभी तो हमने पढ़े रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होते हैं? सम ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स is called are called respiratory capacities। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हम पढ़ेंगे दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा? हाँ बेटा, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के दो बाद, जैसे नॉर्मली जो सांस छोड़ सकते हैं वो छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं फोर्सफुली इनहेल कर सकता हूं? मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? एक तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली लेते हैं वो, और दूसरा एक्स्ट्रा फोर्सफुली जो ले सकता हूं यानी IRV वो। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम
of air that can be inhaled by forceful inspiration after a normal expiration। ठीक है, इसे क्या भी बोलते हैं, आईसी। क्या होगा, टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं। हाँ बेटा, एक तो कौन सा, टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा जो एक तो नॉर्मली जो हम लेते हैं एयर वो, और दूसरा जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली ले सकता हूं वो। ठीक है, तो टीवी का टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी, 500 ml। आईआरवी की 2500 ml टू 3000 ml। तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 ml टू 3500 ml। सेकंड है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये क्या बेटा, मीन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और द मैक्सिमम एयर that can exhaled after a normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी एयर मैं एक्सहेल कर सकता हूं नॉर्मली। इसके बाद एक तो टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी। तो ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। टीवी 500 ml, ईआरवी 1000 टू यानी 1000 टू 1100 ml। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1500 टू 1600 ml। ईआरवी के बाद आता है बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी आती है बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है बेटा, देखो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर या द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इनटू लंग्स, जो लंग्स के अंदर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली जो एयर हम रिलीज करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम रह जाता है, लंग्स के अंदर एयर रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और एफआरसी। और कितना रह जाता है बेटा, एक तो जो फोर्सफुली
यानी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एक तो जो फोर्सफुली हम एक्सहेल कर सकते हैं वो, और उसके बाद भी जो लंग्स में रह जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम वो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ERV की वैल्यू कितनी थी, 1000 to 1100 ml। RV की कितनी है, 1100 ml to 1200 ml। तो कितनी आ गई, 2100 ml to 2300 ml। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बाद एक आती है वाइटल कैपेसिटी। कौन सी आएगी बेटा, वाइटल कैपेसिटी। हाँ बेटा, वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बेटा कि भाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं इनहेल कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम एयर that can be inhaled by forceful inspiration after a forceful expiration। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैं कितना वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकता हूं, सबसे पहले तो ERV, फिर TV, फिर IRV। तो वाइटल कैपेसिटी VC इज इक्वल टू क्या हो गया, ERV प्लस TV प्लस IRV। ERV 1000 to 1100 ml, TV 500 ml, IRV 2500 to 3000 ml। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 और 1 4000 to 4600 ml। And the last one is total lung capacity, that is total lung capacity। इसे क्या भी बोलते हैं बेटा, TLC। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है बेटा, द टोटल और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी passes after a forceful inspiration। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, हाँ बेटा, हमारे एयर पासेज के अंदर, रेस्पिरेटरी पासेज के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। यानी TLC इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV।
टोटल कर लेना बेटा। ठीक है, अब अगर अलग अलग वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है, इन वॉल्यूम और कैपेसिटी का एक ग्राफ बना के देखें। तो बेटा ये नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है कि इसके दौरान नॉर्मली जो हम एयर चेंज करते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ये जो इनहेलेशन, ये क्या है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ये तो बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान। ये क्या हो गया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सॉरी फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और ये क्या हो गया, फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान तो जो है, जो चेंजेस होते हैं वॉल्यूम के अंदर दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम जो एयर और इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुल एक्स्ट्रा वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड आईआरवी। उसे क्या बोलेंगे बेटा, आईआरवी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आईआरवी। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो एयर फोर्सफुली हम इनहेल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड ईआरवी। इसे क्या बोलें बेटा, ईआरवी बोलेंगे। ठीक है, और जो नीचे रह जाएगा फिर भी एक्स्ट्रा जो रह जाएगा दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ये तो होगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो रह गया वो क्या है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ये क्या है, ईआरवी। क्या बेटा, ईआरवी। आईआरवी और टीवी ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आईसी। ठीक है, टीवी और फोर्सफुल ईआरवी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ईसी। ठीक बेटा, ईआरवी, आईआरवी और टीवी ये मिलके क्या बनाएंगे, वाइटल कैपेसिटी। आईआरवी, टीवी, ईआरवी और रेजिड्यूअल वॉल्यूम ये मिलके क्या बनाएगा, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक बेटा।